गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 4:15 बज रहे और मैं निकल रहा हूँ रूम से महाकाल जी के दर्शन के लिए। आई होप कि ज़्यादा भीड़ ना हो वहाँ पर। ये होटल वाले तो बोल रहे थे कि अब काफ़ी भीड़ कम हो चुके, लेकिन कल शाम में जब मैं आया था तब पूरे मंदिर के आसपास बहुत फुल भीड़ थी। तो चलिए भी चलते हैं। मंदिर में मोबाइल और कैमराज अलाउड नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग तो फ़ोटो वीडियो निकाल रहे हैं, तो मैं ट्राई करूँगा मोबाइल ले जाने की। देखते हैं अभी क्या होता है। चलिए अभी चलते हैं मंदिर में। मैं अभी मंदिर से वापस आ चुका हूँ और वहाँ पर अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन फिर भी अच्छे से दर्शन भी हुए। लगभग 1.5 घंटा लग गया मुझे दर्शन करने के लिए। मैं जब वहाँ पर पहुँचा था तो भस्म आरती चल रही थी और उसके बाद मंदिर दर्शन के लिए खोल दिया था। फिर उसके बाद मुझे 1.5 घंटा लगा और मोबाइल से अलाउड नहीं है सच में। मैंने फ़ोटो निकालने के लिए अपना फ़ोन निकाला था, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स रहते उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया था और बाकी 10-12 जनों को मेरा मोबाइल दिखा के उन्होंने वार्निंग दी थी कि अगर आप अपना फ़ोन अंदर नहीं रखोगे तो आपका फ़ोन जब्त किया जाएगा। फिर बाद में उन्होंने रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने लौटा दिया मेरा फ़ोन। लेकिन आप ये बात ध्यान रखो, अभी हमारी वापसी की जर्नी शुरू होती है। तो चलिए मैं बैग पैक करता हूँ और आपसे बाइक पे मिलता हूँ। चलो भाई, मैं निकल चुका हूँ अभी होटल से। पहले कुछ खाने के लिए ढूंढता हूँ क्योंकि बहुत भूख लगी मुझे। उज्जैन वैसे काफ़ी बड़ी सिटी है और यहाँ पर देखने के लिए भी बहुत सारी जगह है, लेकिन भी फिर कभी आऊँगा मैं लगभग अभी मेन सिटी से बाहर आ चुका हूँ। एक मिनट, मुझे GoPro बंद करने दो। मैं वो एंगल चेक कर रहा था कि ठीक से आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो अभी हम लगभग मेन सिटी से बाहर आ चुके हैं और कल रात में जब आ रहा था तब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी है यहाँ पर। डाइवर्जन आ रहा है शायद। कल रात में भी मुझे बहुत सारे डाइवर्जन्स मिले थे, तो आज देखने को मिलेगा कि किन किन वजहों से ये डाइवर्जेंस थे। लेकिन लगभग उज्जैन से इंदौर तक पूरे रास्ते का काम शुरू है, इसलिए काफ़ी जगहों पर आपको डाइवर्जेंस मिलेंगे ही। लेकिन वैसे काफ़ी शांत सिटी लगी मुझे ये। शायद ये डिस्ट्रिक्ट का शहर है, उसके मुकाबले तो कुछ भी ट्रैफिक नहीं है यहाँ पर। एकदम शांत चल रहा है सब कुछ। अभी यहाँ से थोड़े दिखा रहा है 6 घंटे, 6 घंटे लगने वाले हैं हमें। और लेकिन पूरे ब्रेक्स पकड़कर हम 1-आध घंटा ज़्यादा ही पकड़ेंगे। यहाँ पर शायद मेट्रो का भी काम चल रहा है। बहुत सारे जगहों पे से बीच बीच में पिलर जो होते हैं मेट्रो के ब्रिज के, उसके जैसे बैरिकेड्स लगाए हैं।
पीछे मैंने एक मशीन भी देखी थी वो ड्रिलिंग वाली, तो शायद यहाँ पर मेट्रो का भी काम चल रहा है। तो लगभग मतलब सिटी ख़त्म होने तक आपको थोड़े ध्यान से ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसे डाइवर्जेंस है। खास करके रात के वक्त ये ज़्यादा समझ में नहीं आते थे। तब जो कल रात में आ रहा था तब इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से कहाँ डाइवर्जन जा रहा है। और गाड़ियाँ भी इतनी मतलब कल बहुत भीड़ थी मैं जब रात में आ रहा था। तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान से ही चलाना पड़ेगा। के ट्रक्स भी बहुत दिख रहे हैं यहाँ पर। इंदौर के बहुत पास होने की वजह से शायद यहाँ पर भी जो क्लीनलीनेस है बहुत ही अच्छी है। मतलब इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। मतलब सिटी एंटर होने के बाद भी मतलब आप सिटी के अंदर भी चले जाओ तो भी आपको इतना ज़्यादा कचरा नहीं देखने को मिलने वाला। हम पहुंच रहे हैं क्षिप्रा नदी के ब्रिज पर। तो उज्जैन की सबसे ये मेन नदी है और यही ब्रिज मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी देखा था। कल रात इतनी ज़्यादा यहाँ पर लाइट नहीं थी तो ये ठीक से कैप्चर नहीं हो पा रहा था। उज्जैन सिटी शुरू होने के साथ ही बहुत ही बड़े बड़े होटल्स भी आपको मिलेंगे यहाँ पर रुकने के लिए। मैं तो मेन मतलब रेलवे स्टेशन के सामने ही मेरा होटल था, वहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस पर ही मंदिर था। अभी यहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स दिख रहे हैं लेकिन अभी खुला तो एक भी नहीं है। शायद हमें इंदौर में ही ब्रेकफास्ट करने को मिलेगा अभी। चलिए आगे पेट्रोल पंप दिख रहा है, यहाँ पर डाल ही लेते हैं पेट्रोल। कल मैं पावर पेट्रोल ढूंढ रहा था लेकिन धुले में मुझे नहीं मिला था, इसलिए मैंने नॉर्मल वाला ही पेट्रोल डाला था। इसी वजह से अभी यहाँ पर भी मुझे नॉर्मल ही डालना पड़ेगा। ऊपर बुला रही शायद। तो लिखा है लेकिन पावर का भी कुछ काम नहीं है क्योंकि वो मिक्स हो जाएगा नॉर्मल पेट्रोल के साथ। 620 हाँ। चलिए अभी निकलते हैं। पेट्रोल हमने फिलअप
कर दिया है। फटाफट से पहुंचते हैं अभी इंदौर। अभी भी शायद उज्जैन ही चल रहा है। मुझे कल से महाराष्ट्र से आई हुई बहुत सारी गाड़ियाँ देखने को मिली है। मतलब ये देखो, ये भी स्विफ्ट। बहुत लोग आते हैं यहाँ पर महाकाल जी के दर्शन लेने के लिए, या महाराष्ट्र से। गूगल मैप में ये जो लेफ्ट में जा रहा है, ये भी एक रोड दिखा रहा था कल, जो देवास सिटी से आता है, लेकिन वो ज़्यादा ही आउटसाइड हो जाता है, इसलिए मैंने वो वाला रूट नहीं लिया। वो तो शायद पूरा हाईवे था। लेकिन गूगल मैप के जो पहले के एक्सपीरियंस थे, उन्हीं की वजह से मैंने कल सिटी के अंदर वाला रूट सिलेक्ट किया था। और उसने तो मुझे काफ़ी ट्रैफिक में ही फंसा दिया था। जब से मैंने उज्जैन सिटी छोड़ी है, तभी से ही रोड के दोनों तरफ मुझे ये खेत दिख रहे हैं, और इनमें शायद मूंगफली दिख रही है। मूंगफली के खेत है शायद, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी जो मूंगफली है वो यहाँ एमपी से ही आती है। मतलब हमारे यहाँ जो किसान मूंगफली लगाते हैं वो थोड़ी सी अलग रहती है इनके मुकाबले, और पेस्टिसाइड जैसी बहुत मतलब स्मेल पूरे हवा में दिख रही है। शायद इन्हीं खेतों में शायद इन्हीं खेतों में ही मारा होगा किसानों ने। ये ऐसे बीच में ही क्यों इन्होंने पिलर लगाए? यहाँ पे शायद ब्रिज है। ये देखिए, जितने भी आप दूर दूर तक देखोगे आपको सारे मूंगफली देखने को मिलेगी। एक और डाइवर्जन आ गया अब यहाँ। मतलब जब से मैं निकला हूँ तब से ये 10 से 15 बार से ज़्यादा मुझे डाइवर्जेंस लगे। सड़क का रास्ता तो अच्छा ही दिख रहा है, क्यों बंद किया इन्होंने कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऊपर से ये ट्रक्स। चलिए, शायद इंदौर पास आ रहा है इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पर, मतलब ज़्यादा गाड़ियाँ दिखने लगी है। मैं आपसे मिलता हूँ इंदौर में। तो चलिए, अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, निकलते हैं फटाफट से अभी। और यहाँ रॉन्ग साइड से बहुत लोग आ रहे हैं। ये देखिए, देखिए अभी ये टकरा जाता मुझसे, रिक्शा वाला भी देखिए। तो काफ़ी लोग यहाँ रॉन्ग साइड से बाइक चलाते हैं। इंदौर के फेमस पोहे ट्राई करने के बाद हम ये सिटी अभी एग्जिट कर रहे हैं। अंदर सिटी में तो काफ़ी ट्रैफिक मिला था मुझे अभी, लेकिन पता नहीं कैसे रिकॉर्ड नहीं हुआ इस कैमरे में। फाइनली हम इंदौर सिटी को क्रॉस करके मेन रोड पर आ चुके हैं, धुले हाईवे पर।
अभी अभी लेटेस्ट न्यूज़ पता चली है कि ये इंदौर और धुले हाईवे नहीं है, ये है इंदौर धार हाईवे। और आगे जाके कहीं पर डाइवर्जन है, वहाँ से हमें धुले का रोड मिलेगा। हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का इसी वीडियो में। तो ये आगे वाला पार्ट में ट्रिप से आने के 2 दिन बाद बना रहा हूँ। मतलब परसों में 10:30-11 बजे घर पर पहुँच गया था ट्रिप से, तो काफ़ी अच्छी रही है राइड। तो आगे वाला पार्ट में अभी बताऊँगा कि लास्ट वाले दिन क्या क्या हो गया। तो मैं लगभग उज्जैन से 7:15 बजे निकल गया था और काफ़ी शांत सिटी लगी मुझे उज्जैन, क्योंकि जब मैं निकला था तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। मतलब एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बड़ा स्थान होने के बाद भी सुबह सुबह काफ़ी हद तक ट्रैफिक कम था। तो उसी वजह से मैं लगभग आधा पौना घंटे में इंदौर में पहुंच गया। और सुबह का टाइम था तो मुझे ब्रेकफास्ट भी करना था, क्योंकि मैं होटल से बिना ब्रेकफास्ट करे ही निकल गया था। तो इंदौर में आकर, मतलब एमपी में आकर अगर आप पोहे मिस करोगे तो ये पोहे के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि पोहे मेरे जो टॉप 10 फेवरेट फूड आइटम्स है उसमें सबसे टॉप, मतलब पहले नंबर पर आता है पोहे। मतलब मैं दिन के तीनों टाइम पोहे खा सकता हूँ, इतने मुझे पोहे पसंद है। तो एक अच्छा सा होटल देख के मैं रुक गया था। मतलब शायद वो काफ़ी फेमस होटल होगा इंदौर का, क्योंकि वहाँ बहुत सारी भीड़ थी और बड़े 4 व्हीलर्स में और ऑफिस जाने वाले या काम पर जाने वाले, कॉलेज पे जाने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स भी वहाँ पर आ रहे थे। और कुछ लोग पार्सल करके भी वहाँ से पोहे लेके जा रहे थे। तो काफ़ी हद तक वो फेमस स्पॉट था वहाँ पर। लेकिन जल्दबाजी में मैं उस होटल का नाम पढ़ना भूल गया, तो मैं आपको नाम बता नहीं सकता। तो वहाँ से मैंने पोहे लिए। मतलब वो पोहे इतने टेस्टी थे, मैंने 2 प्लेट पोहे लिए थे। और 2 प्लेट पोहे खाने के बाद मैंने बाइक के चेन को लूप किया वहाँ पर ही होटल के सामने ही, और वहाँ से निकल गया। तो इस बार मैंने गूगल मैप के अकॉर्डिंग ही जाना मतलब प्रेफर किया, क्योंकि गूगल मैप मुझे पिछली रात सही रास्ता दिखा रहा था, लेकिन मुझे ही लगा कि शायद सिटी के अंदर से ज़्यादा अच्छा रास्ता होगा। तो मैंने वो रूट चेंज करके सिटी के अंदर से जो जा रहा था वो रूट चूज़ किया था मैंने। लेकिन इस बार जो गूगल मैप पे जो रूट दिखा रहा था वो सिटी के बाहर से, मतलब शायद वो रिंग रोड ही होगा, रिंग रोड से वो दिखा रहा था। मतलब वो सिटी के बाहर बाहर से लेके मुझे मेन हाईवे तक लेके आया था वो रोड। तो मैं उसी रोड से आया था। लेकिन उस रोड पर आते वक्त एक चीज़ हो गई कि मेरी बाइक लगभग 70-80 के स्पीड पर थी और अचानक से एक बड़ा सा गड्ढा बीच में आ गया। क्योंकि बारिश के दिन चल रहे तो बारिश की वजह से काफ़ी सारे गड्ढे हुए थे उस वो पर्टिकुलर 1-2 किलोमीटर का पैच था वहाँ पर। तो उस गड्ढे में लगभग 60-70 से 80 के स्पीड से मेरी बाइक उसमें पटकी, और उसके बाद मेरा गोप्रो बंद हो गया। मतलब लगभग 10-12 सेकंड के बाद मेरा गोप्रो बंद हो गया। उस गड्ढे में ज़ोर से पटकने के बाद आगे जाके मैंने बाइक रोकी और चेक की। थैंकफुली कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, एक्सपल्स के सस्पेंशंस ने वो गड्ढा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया था। लेकिन मेरा गोप्रो किस वजह से बंद हो गया था मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया उसे ऑन करने का, लेकिन ऑन ही नहीं हो रहा था, और थोड़ा सा गर्म हो चुका था, शायद उसी की वजह से वो ऑन नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी चलो आगे चलते। तो लगभग 130 या 150 किलोमीटर आगे आने के बाद मैंने फिर से गोप्रो ऑन करने का ट्राई किया। तो मतलब मैंने उसकी बैटरी भी निकल के देखी, दूसरी बैटरी लगा के देखी, फिर भी वो थोड़ा सा गर्म ही लग रहा था मुझे। शायद वो हीटिंग के वजह से, क्योंकि उस दिन ऊपर बादल थे लेकिन टेम्परेचर काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। तो उसी की वजह से शायद वो कैमरा गर्म हो चुका होगा। लगभग वहाँ पर भी 10-15 मिनट लगा दिए। मेमोरी कार्ड निकाल के क्लीन करके डाल दिया, फिर बैटरी 2 बार लगाई। बैटरी निकाल के मैंने पावर बैंक के ऊपर
GoPro चला के देखा लेकिन वो ऑन ही नहीं हो रहा था, शायद वो हीटिंग की वजह से ही नहीं हो रहा था। तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया वो, और आगे मैं धुले के लिए निकल गया। और धुले के पहले कुछ एक 50 किलोमीटर पहले ही काफ़ी सारे बादल आ चुके थे, और जैसे ही मैं धुले सिटी में पहुंचा तो एकदम से ही बारिश शुरू हो गई। तो मुझे वो कैमरा पैक करने के लिए भी टाइम नहीं मिला, उतने इतने फास्ट में बारिश आ गई। तो मैंने GoPro फटाफट से निकाल कर बैग में डाल दिया और अपने रेन गियर्स पहन के मैं आगे निकल गया। मतलब वहाँ से मुझे लगभग अहिल्यानगर तक पूरे रोड में मुझे बारिश मिली, और मतलब मुझे इंदौर छोड़ने के बाद GoPro लगाने का मौका ही नहीं मिला। तो इतना बड़ा ब्लंडर हो गया मेरे पहले ही राइड पे कि अचानक से गड्ढे में मेरी बाइक पटकी। तो तब से जब GoPro बंद हुआ तो उसके बाद मेरा GoPro ऑन ही नहीं हुआ, और फिर आगे जाके जो बारिश आई उसके वजह से तो मुझे चांस ही नहीं मिला। तो इस तरह से मेरे पहले ट्रिप की आधी से ज़्यादा जर्नी तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। इस तरह से कुछ चीज़ें हो गई, और काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे 10-20 किलोमीटर के पैच में मुझे बारिश मिल रही थी। मतलब 10 किलोमीटर के पैच में बारिश हो रही थी, आगे थोड़ा सूखा मिल रहा था, उसके आगे फिर से बारिश हो रही थी। तो इस तरह करके मैं 8:45 पकड़ा, इंदौर सिटी से मैं बाहर निकल चुका था। तो लगभग 12 घंटे बाद मैं अहिल्यानगर में पहुंचा था। लगभग मुझे पूरे रास्ते ही आप ऐसा समझ लो कि बारिश मिल गई थी। रात के मुझे 9-9:30 बज गए अहिल्यानगर में पहुंचने के लिए। जब मैं अहिल्यानगर पहुंचा तो वहाँ से आगे तो मैंने GoPro लगाया नहीं। फिर मैं घर पहुंच गया, और पहले दिन जब मैंने ट्रिप शुरू की थी तब भी मैं 3:30 बजे ही उठा था। और दूसरे दिन जब मैं उज्जैन में पहुंचा था तब मंदिर जाने के लिए भी मैं सुबह 3:30 बजे उठा था। तो मुझे 3:30 बजे से लेकर जो मुझे उज्जैन पहुंचने के लिए लगभग 9:30 बज गए थे। मतलब काफ़ी टाइम हो गया था। और बाद में आने के बाद खाना खाने के लिए मैं गया, तो वहाँ से वापस आने के लिए मुझे 10:30 बज गए। तो मुझे काफ़ी कम टाइम मिला रेस्ट करने के लिए। तो इसी के वजह से दूसरे दिन इस चीज़ का बहुत बुरा रिएक्शन हो गया इस पूरे ट्रिप पे। मतलब जब बाइक उस गड्ढे में पटकी थी तो वहाँ से मेरे बैक में पेन होना शुरू हो गया, और एज यूजुअल जो सब सभी का सीट दुखना शुरू होता है वैसी चीज़ मेरे साथ हुई। और लगभग छत्रपति संभाजीनगर आने तक वो पेन बहुत बढ़ गया था। मतलब आखिरी के 200-250 किलोमीटर मैंने बहुत पेन में निकाले। मतलब ऐसा लग रहा था कि आज तो मैं घर पहुंचने वाला नहीं हूँ, कहीं मुझे होटल लेके रुकना ही पड़ेगा, इस तरह का पेन हो रहा था। तो मतलब अभी भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अभी भी थोड़ा सा पेन हो रहा है। और दूसरी बात, जो बारिश होने के बाद रास्ता सूख जाता है तो जो टायर से लगकर जो मिट्टी आती है वो फिर ऐसे धूल की तरह उड़ना शुरू हो जाती है। और रात के वक्त हेलमेट के वाइजर में कुछ भी नहीं दिखता है, पूरा ऐसे स्टार आ जाते हैं उसके सामने। मतलब तीन चीज़ें हो गई, वो धूल हो गई, हेलमेट का वाइजर, और ये ट्रक्स और कार के हाई बीम्स। इन 3 चीज़ों ने मुझे इतना परेशान किया कि मेरे आंखें पूरी लाल हो गई थी। और ऐसे घर तक पहुंचने तक ऐसे लग रहा था कि मेरी आंखें सूज रही है, और थोड़ी सी लाल हो गई थी मेरी, अभी भी शायद दिख रहा होगा। मुझे वापसी के जर्नी में ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ गई। तो एक तरह से अपनी ट्रेनिंग वाली ही राइड थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब आगे जाके जो मैं ट्रिप्स लगाने वाला हूँ उस ट्रिप में जो जो प्रॉब्लम्स आने वाली थी वो सभी इस ट्रिप में आ गई। तो एक तरह से ये हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई इस ट्रिप में। GoPro का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा मुझे इससे आगे। और मैंने जब घर पे आकर चेक किया तो तब तक वो मतलब 10-12-15 घंटे में तो वो पूरा ठंडा हो चुका था। तो घर आने के बाद मैंने उसे दूसरी एक स्पेयर बैटरी थी वो डाल के चार्जिंग पे लगाया, तो फिर जाके वो GoPro ऑन हो गया था। तो इस तरह से GoPro ने मुझे धोखा दिया था। तो ये बात मुझे थोड़ी सी याद रखनी चाहिए, मतलब याद रखनी होगी कि यहाँ से आगे की GoPro का कुछ प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी बात, रेस्ट लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आते वक्त भी मैंने 5-10 मिनट से ज़्यादा ब्रेक नहीं लिए थे। तो एक 200-300 किलोमीटर के बाद लगभग आधा पौना घंटे का ब्रेक लेना ही चाहिए कंपलसरी। तो ये बात भी मुझे थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी यहाँ से आगे, क्योंकि बॉडी को अच्छी तरह से रेस्ट ना मिलने के कारण मेरी दूसरे दिन वाली राइड पूरी मतलब चौथी डायरेक्शन में चली गई।
इस तरह से वो मतलब सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई। तो ये वाली चीज़ें मैं सब अभी याद रखूँगा। और ऊपर से मैंने पहले दिन निकलते वक्त मेरी बैग जो मैंने पीछे टेल बैग लगाई थी वो मैंने गलत तरह से पैक की थी। एक तो उसको बांधने के लिए मुझे आधा पौना घंटा वैसे ही चला गया था, उसी वजह से मेरी ट्रिप भी मतलब जो स्टार्ट करने का टाइम था वो मेरा वैसे ही लेट हो गया। और उस बैग की वजह से मुझे मतलब फर्स्ट राइड थी तो पहले दिन इतना मुझे पेन का मतलब पेन नहीं हो रहा था मुझे इतना। लेकिन जैसे मैं इंदौर के पास पहुंच गया तो मेरा मुझे पेन होना शुरू हो चुका था। तो क्या हो रहा था, मैंने बाइक ऐसे बैग हॉरिजॉन्टल लगाने के बजाय मैंने वर्टिकली लगा दी। उसकी वजह से मुझे बाइक पर बहुत थोड़ी कम जगह मिल गई थी उसमें। तो ये बात मुझे वहाँ जाने के बाद रियलाइज़ हुई कि बैग की वजह से मुझे इतना ज़्यादा सीट मुझे मिल नहीं रहा था बैठने के लिए। तो मैंने दूसरे दिन फिर वो हॉरिजॉन्टली लगा दी तो काफ़ी अच्छी तरह से मुझे जगह हो गई थी बैठने के लिए। लेकिन तब तक सब कांड हो चुके थे क्योंकि जो पहले दिन मैंने नॉन स्टॉप लगाई 700 किलोमीटर तो उसी में ही मेरे बॉडी का जो पेन बियर करने का जो कैपेसिटी था वो ख़त्म हो चुका था। और जो वहाँ से जो पेन होना शुरू हो चुका था तो वो घर तक आते वक्त मुझे अभी तक मुझे हो रहा है पेन थोड़ा सा, मतलब कल के मुकाबले अभी थोड़ा सा कम हो रहा है वो। लेकिन इस तरह से चीज़ें हो गई तो ये भी चीज़ मैं अभी आगे से याद रखूँगा। और टैंक बैग कंपलसरी है ऐसे राइड में, क्योंकि बहुत सारा आपका जो इंस्टेंट आपको लगने वाला सामान है, मतलब आपके लाइसेंस हो गए, आरसी हो गया या कैमरा हो गया, कैमरा का एक्सेसरीज, पावर बैंक, मतलब जो भी छोटी मोटी चीज़ें आपको इंस्टेंटली लगती है वो टैंक बैग अच्छे से काम करता है उस सामान के लिए। तो मैंने भी वही गलती की कि पूरा सामान उसमें रख दिया टेल बैग में और उसके ऊपर से रेन कवर लगा के फिर मैंने बेल्ट से और बंजी कॉर्ड से पूरा बैग पैक किया था। तो मुझे एक एक सामान निकालने के लिए 10-10 15-15 मिनट लग गए थे। मतलब हर बार वो सारे स्ट्रैप्स निकालो, बंजी कॉर्ड निकालो, उसका रेन कवर निकालो, फिर वो बैग अपनी जगह छोड़ के इधर उधर भाग रहा था तो उसे एडजस्ट कर दो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई उस दिन। तो मतलब एक तरह से सारे एक्सपीरियंस मुझे इस ट्रिप में आ गए। और मैं कंफर्म बता सकता हूँ कि 700 किलोमीटर एक इजी टारगेट है। और जब मैं यहाँ से आगे जो जो भी राइड्स लगाऊंगा तो मैक्सिमम मैं 700 किलोमीटर तक ही राइड करूँगा, क्योंकि मतलब अभी आगे जैसे जैसे आदत हो जाएगी तो और भी किलोमीटर्स बढ़ेंगे। लेकिन जो इनिशियल फेज़ है इसमें मैं 700 किलोमीटर तक ही राइड करूँगा। और पुणे से या मुंबई से भी इंदौर एक परफेक्ट स्पॉट है, मतलब ब्रेक लेने के लिए या स्टे करने के लिए। लगभग 700-800 किलोमीटर वहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं और रहने के लिए भी अच्छी अच्छी जगह मिलेगी, खाने के लिए जगह मिलेगी और अच्छे से बॉडी को रेस्ट भी मिलेगी। क्योंकि ये जो मुंबई या पुणे से इंदौर तक का सफ़र है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि थोड़े से बारिश की वजह से यहाँ महाराष्ट्र के रास्ते थोड़े से ख़राब हो चुके हैं। मतलब यहाँ की मिट्टी काली है, इसकी वजह से ये ज़्यादा पानी होल्ड कर लेती है और उसकी वजह से जो पूरा सरफेस है वो ही ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ के मेजॉरिटी जो हाईवेज है इनको बनाए हुए लगभग 10-15 साल से ऊपर हो गए। और उस वक्त आज जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है उससे थोड़ी सी अलग टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी, उसकी वजह से अभी यहाँ ज़्यादा गड्ढे होने लगे। तो इसी वजह से ये रास्ता भी पूरा मतलब धुले से आगे जो एमपी के पहले जो घाट शुरू होता है वहाँ तक रास्ता थोड़ा सा क्लियर मतलब अच्छा था। लेकिन वहाँ से आगे थोड़े गड्ढे मिलने शुरू हो गए थे जब एमपी के बॉर्डर तक। एमपी के आगे तो पूरा रास्ता अच्छा था उज्जैन तक ही, लेकिन वो बीच वाला घाट वाला जो पैच था उसमें बहुत सारे गड्ढे मिले मुझे। और वहीं पर और ये जो हेवी वाले ट्रक्स होते उनके लिए 4-4 लेन रखी है फिर भी वहाँ पर ट्रैफिक हो रहा था। तो इस तरह से गाड़ियाँ बहुत मतलब लोडेड होती है इसलिए वो काफ़ी स्लो स्लो चलती है, उसकी वजह से भी मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया वहाँ पर। लेकिन इंदौर एक परफेक्ट स्पॉट है स्टे के लिए। और वहाँ से आगे जहाँ पर भी जाना हो, मतलब अगर आपको यूपी
दिल्ली या गुड़गांव या लद्दाख भी जाना हो तो इंदौर वाला रूट मुझे अच्छा लगता है। मतलब अभी पहले इम्प्रेशन में तो, बाद में जब मैं वो वाला एरिया एक्सप्लोर करूँगा तो और भी बहुत सारे रास्ते मुझे पता चलेंगे। तो फिलहाल फर्स्ट इम्प्रेशन में तो मुझे उज्जैन वाला, या मतलब ये उज्जैन से होकर जाता है रास्ता, तो ये वाला रास्ता मुझे अच्छा लगता है। अगर राजस्थान जाना हो तो शायद गुजरात से जाना पड़ता होगा, इसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मैं भी राजस्थान की राइड का प्लान कर रहा हूँ, मतलब अभी नहीं, एक ना एक दिन तो करेंगे ही, तो उस वक्त भी नए रास्ते मालूम हो जाएंगे। लेकिन फर्स्ट फेज में अगर आपको दिल्ली तक जाना है मुंबई या पुणे से, तो इंदौर वाला रूट अच्छा है और 2 स्टॉप में आप पहुंच सकते हो, मतलब एक ही स्टॉप में, कि आज पहले दिन पुणे से निकल कर इंदौर तक पहला स्टे हो जाएगा और वहाँ से आगे आप गुड़गांव या दिल्ली पहुँच जाएगा आराम से। तो इस तरह का ये रूट है और इंदौर सिटी भी काफ़ी अच्छी है। और मतलब अभी इन बातों को छोड़कर मैं आपको उज्जैन के और इंदौर के बारे में जो इम्प्रेशन या फील जो मिला मुझे इन दोनों सिटीज़ में, उसके बारे में बताता हूँ। तो मैं लगभग सुबह 3:30 बजे उठा और तैयार होकर मैं 4:30 बजे मंदिर के लिए निकल गया। और जैसे ही मैं, मतलब 5-10 मिनट में ही मंदिर पहुंच गया मैं, और वहाँ जाते ही पहले से ही भस्म आरती शुरू हो चुकी थी। तो वो बाहर जो स्क्रीन रहते हैं वहाँ पर वो दिखा रहे थे। तो मतलब वहाँ काफ़ी लोग, मतलब किसी ने भी मोबाइल नहीं निकाला था, तो शायद मुझे लगा कि अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने भी नहीं निकाला। एक मैंने फोटोज निकाले मैंने, मैं अभी डालूंगा यहाँ। वो भस्म आरती मैंने देखी, काफ़ी मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था वो, क्योंकि मैंने उससे पहले, मतलब इससे पहले उस तरह की आरती मैंने कभी नहीं देखी थी। आरती कंप्लीट होने के बाद जो मेन मंदिर है, वो मंदिर के लिए लाइन लगी थी, तो मैं उस लाइन में चला गया और लगभग 1.5 घंटा लगा मुझे उस पूरे लाइन में लगकर दर्शन लेने के लिए। लेकिन काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गया। 2-2.5 हज़ार के आसपास लोग थे वहाँ पर, लेकिन एकदम पूरी तरह से सॉर्टेड कार्यक्रम चल रहा था। कोई मतलब हड़बड़ी नहीं कर रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था। एकदम हर हर महादेव की गूंज में पूरा एकदम जो वहाँ का एटमॉस्फेयर था, एकदम ऐसे मतलब अलग ही फीलिंग थी वो। काफ़ी अच्छा लग रहा था उस एनवायरनमेंट में मुझे। तो इस तरह से लोगों ने भी, मतलब किसी ने भी हड़बड़ी नहीं मचाई थी वहाँ पर, किसी ने भी। तो ये बात मुझे, मतलब जो मैनेजमेंट किया है वहाँ पर बहुत ही अच्छा है। मतलब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, मतलब एकदम खुला खुला पूरा एरिया है वहाँ पर। तो इस तरह से मतलब जो लाइन लाइन लगाने का जो एरिया है वो एकदम स्पेशियस एरिया है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और इतने पीक सीजन में अगर 1.5-2 घंटे में दर्शन हो रहा है, तो एकदम ऐसे ऑफ सीजन में तो आप आधे घंटे के अंदर ही दर्शन ले सकते हो। तो इस तरह की व्यवस्था है वहाँ पर। और वहाँ पर जाने के बाद मेरे साथ फिर एक मैटर हो गया। जब जो मेन महाकाल जी का जो मंदिर आता है, तो वहाँ जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने मोबाइल निकाले थे। और मतलब मैंने, जब से मैं मंदिर में एंटर हो गया था तब से मैंने मोबाइल नहीं निकाला था, क्योंकि यहाँ के मतलब इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए या बाकी चीज़ों के लिए मैंने पहले ये वीडियो उज्जैन के वीडियो देखी थी। उन्होंने उसमें सभी ने वार्न किया था कि यहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है, और वहाँ पर बहुत सारी जगह पे लिखा भी था कि मोबाइल अलाउड नहीं है। तो मैंने भी मोबाइल निकालना मतलब सही नहीं समझा। लेकिन अंदर जाने के बाद देखा तो बहुत सारे लोगों ने मोबाइल निकाले थे। तो मैंने सोचा कि वीडियो नहीं सही, लेकिन एक फ़ोटो तो ले जाती है, तो ये फ़ोटो मैं यहाँ पर साइड में डाल दूँगा। तो इतने हड़बड़ी में मुझे एक ही फ़ोटो मिला, और उस फ़ोटो को निकालते वक्त वहाँ के जो गार्ड्स होते उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। मतलब मेरे से आगे 20-25 लोग थे, वो फ़ोटो वीडियो निकाल रहे थे, लेकिन उनके मोबाइल छीनने के बजाय मेरा ही, मतलब मैं आया ही था, फ़ोटो निकाला और मेरा मोबाइल उन्होंने पकड़ लिया। और मेरा मोबाइल छीन कर वो बाकी सब लोगों को वार्निंग देने लगे कि अपने अपने मोबाइल अंदर रख दो, वरना सभी के मोबाइल जमा कर लेंगे और किसी को भी वापस नहीं देंगे। तो इस तरह से उन्होंने वार्निंग दी सभी को। और जब तक वो अपने मोबाइल अंदर नहीं रखते तब तक उन्होंने मेरा मोबाइल वापस ही नहीं दिया। मतलब 5-10 मिनट हो गए इस चीज़ में, लेकिन बाद में जब मैंने उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने वापस दे दिया। और मतलब
एक तरह से सभी को वार्निंग दे दी कि यहाँ पर मोबाइल निकालो मत। इस तरह से मतलब मेरा मोबाइल छीन कर उन्हें वार्निंग दे दी। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि वहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है। और क्यों ही निकालना है मोबाइल। बहुत सारे मतलब वहाँ पर मंदिर में जाने से पहले एक मंडप है, वहाँ पर ऐसे लाइन लगाते हैं, लगभग 12-15 ऐसे पार्ट्स किए, उसमें जो ऐसे घूम घूम के लाइन्स आती है, तो वैसी व्यवस्था है वहाँ पर बहुत सारे लोग इसे मोबाइल निकाल कर फोटो वीडियो ले रहे थे। और कुछ लोग तो जो भगवान के लिए फूल और प्रसाद लाते तो उसी के लेकर ऐसे सामने रख कर ऐसे फ़ोटो ले रहे थे। तो ये थोड़ी सी गलत चीज़ है, क्योंकि वैसे ही उस लाइन में 1000-1500 लोग थे बाहर और 1000-1500 लोग वेट कर रहे थे। और बीच बीच में अगर ऐसे हर एक इंसान फोटो वीडियो लेते बैठ गया तो पीछे वाले लोगों को थोड़ी परेशानी होती है। तो ये मतलब ये भगवान का स्थान है और हम भगवान के लिए आए, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए लोगों ने। हम यहाँ पर फ़ोटो वीडियो निकालने नहीं आए। तो मंदिर वालों की भी यही इच्छा है कि आप अगर मंदिर में आए तो भगवान के लिए आइए, ये फ़ोटो वीडियो निकालने के लिए मत आओ। इस तरह का मतलब उनका भी कहना है। मतलब मैंने वहाँ के जो गार्ड्स थे उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ लोग ऐसा करते हैं। मतलब उन्होंने बहुत बार रील्स और फोटो लेते वक्त, मतलब रील्स निकालते वक्त बहुत के मोबाइल उन्होंने उठाए थे, लेकिन फिर भी लोग ये आसान सी बात समझ नहीं रही है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि हम वहाँ पर जा रहे हैं कि हमारे महादेव जी के प्रति, महाकाल जी के प्रति जो भक्ति है उसी की वजह से हम वहाँ जा रहे हैं। हम वहाँ पर रील या फोटो निकालने नहीं जा रहे। तो मतलब हर एक चीज़ का जगह होती है। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो आपको वहाँ शांति रखनी चाहिए, अच्छा सा जो वहाँ पर जो सुकून होता है उसका फील लेना चाहिए। लेकिन उसके बजाय लोग फ़ोटो और वीडियो लेते बैठते, तो ये चीज़ें बहुत गलत है। और मंदिर के जो प्रोटोकॉल्स लिखे जाते हैं तो उसे हमें फॉलो करना चाहिए। ये थोड़ी सिविक सेंस वाली चीज़ है। तो ये बात मतलब बताने क्यों पड़नी चाहिए बात कि ये मत करो वो मत करो। आप मंदिर में आए हो, अगर आप किसी के शादी में जा रहे हो तो वहाँ जो चीज़ें करते हो तो वो चीज़ तो हम मंदिर में नहीं कर सकते। या जो स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ नहीं कर सकते। तो हर चीज़ की एक जगह होती है। तो ये हमें बात याद रखनी चाहिए कि मोबाइल वीडियो का मतलब निकालो, आपको निकालना है तो मतलब देखो आज की जनरेशन को रोकना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपने वजह से दूसरे लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। मतलब उनका कोई दूसरा हेतु नहीं है कि आपको ये फोटो वीडियो निकालने के लिए जो परमिशन दे नहीं रहे, उसकी दूसरी कोई वजह नहीं है। यही है कि लोग बीच में ही भीड़ में ही ऐसे कैमरा निकाल के बैठते हैं तो दूसरे लोगों को परेशानी होती है। यही उनका ऑब्जेक्शन है, दूसरी कोई चीज़ नहीं है। तो इस बात को याद रखना चाहिए। तो वहाँ से लगभग 1-1.5 घंटे के बाद लगभग 6-6:15 बजे मैं मंदिर से बाहर आ गया। काफ़ी अच्छे से दर्शन भी हो गए मेरे। और 5-10 मिनट के बाद मतलब जो बाहर वाला जो पैसेज है, जो वहाँ पर काफ़ी सारी बड़े बड़े मूर्तियाँ बनाई है, वहाँ पर थोड़े से फ़ोटो लेने के बाद मैं रूम पर या होटल पर वापस आ गया और मेरा पूरा सामान मैंने पैक किया और मैंने अपना बैग पूरा पैक करके मैं वहाँ से निकल गया। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई पूरी। और उज्जैन और इंदौर मतलब काफ़ी कम सिटीज़ है जो मुझे पर्सनली फर्स्ट इम्प्रेशन में अच्छी लगी है। वो इनमें इंदौर और उज्जैन एक साथ ही आ गई, दोनों सिटीज़ काफ़ी अच्छी है, एकदम शांत सिटीज़ है दोनों भी। मतलब उज्जैन के तो आप मतलब क्या बोलूँ मैं उज्जैन के बारे में। जब मैं मंदिर जा रहा था या मंदिर से वापस आ रहा था, फिर मैं बाइक निकल कर मैं जब वापसी के जर्नी के लिए निकला तो इतना शांत लग रहा था मुझे, कानों के लिए या अपने दिमाग के लिए बहुत एकदम शांत एनवायरनमेंट है वहाँ का। मतलब लोग अपने काम पर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ लोग मंदिर जा रहे हैं, कुछ जिनका दर्शन हो गया वो वापसी की जर्नी के लिए निकल चुके हैं। तो इतना सब लोग रोड पे होने के बाद भी बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, कोई आवाज़ नहीं कर रहा था, एकदम शांत सब चल रहा था। तो इस तरह की शांति काफ़ी कम सिटीज़ में ही देखने को मिलती है।
तो इस तरह हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा उज्जैन का। और ये थी मेरी पहली सोलो लॉन्ग और नॉन स्टॉप राइड। आई होप कि आप सभी को ये राइड अच्छी लगे, ये सीरीज़ अच्छी लगे। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे काफ़ी अच्छी अच्छी राइड्स आने वाली है, तो जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।